नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। साथियों, आदिवासी अगर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी किस चुनाव में किस सीट को जीत पाएगी, शायद ये सवाल उसके सामने सबसे बड़ा हो जाएगा। और वहीं अगर दलित और पिछड़ा समुदाय के लोग अगर नीतीश कुमार से बिहार में नाराज हो गया तो फिर नीतीश कुमार को साथ में रख करके भी भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। और शायद इसीलिए यह कहा जाता है कि राजनीति में हर चाल जो है वो समय के मुताबिक चलनी चाहिए। और राजनीति में समय के मुताबिक चाल चलने में माहिर मोदी और नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी मानती है। और राजनीतिक धड़कनों को समझने वाले बहुत सारे विशेषज्ञों भी जानते हैं कि दरअसल ये जोड़ी हर चाल तभी चलती है जब चुनाव के भीतर फायदा मिले। और इस मोड़ पर तो भारत देश चुनाव में जाने के लिए तैयार खड़ा है। करीब 60 दिनों के भीतर चुनाव के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, चुनाव होने हैं। तो हर उस चाल जो इस दौर में सियासी तौर पर चली जा रही हो, उसका आकलन जो है लोकसभा चुनाव से जुड़ेगा ही। तो क्या झारखंड के भीतर जिन चालों को चल दिया गया, क्या अब उल्टा उदाव पर गया? क्या बिहार के भीतर जो चाल के नीतीश के जरिए चला गया था, क्या वह भी तो कहीं उल्टा तो नहीं इस दौर में पड़ जाएगा? लोकसभा की 54 सीटें यहीं से आती है। और यहां अगर गौर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर कुछ गवाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाया ही है। लेकिन अगर आदिवासी झारखंड में अगर नाराज हो गया तो सच में क्या होगा? धड़कनें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी हुई है, क्योंकि चाल कहीं उनकी उल्टी पड़ तो नहीं गई। क्योंकि एक नजारा आप भी देख लीजिए, ये नजारा होता है कल का, जब आदिवासी एक ही झटके में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर निकल पड़े और उसके बाद हेमंत सोरेन के पक्ष में सड़कों पे खड़े हो गई वही आदिवासी जिनके भीतर बहुत सारे सवाल हेमंत सोरेन की सरकार के दौर में नीतियों को लेकर के थे, जिसका लाभ आदिवासियों को कितना मिल रहा था, यह सवाल था। लेकिन कल आदिवासियों की जितनी बड़ी संख्या में मौजूदगी थी सड़क पे, उसने दो मैसेज साफ साफ दे दिए। पहला मैसेज होता है, आदिवासी को सत्ता से अगर हटाया है और जिसने भी हटाया है अब वह भुगतने को तैयार हो जाए। और वहीं दूसरा मैसेज होता है, ठीक है आपके प्रति कल तक हम नाराज थे, लेकिन आपको सत्ता से हटा दिया, अब हम आपके साथ खड़े हैं। और शायद यही वह मौका था जिसमें एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी ने जिन चालों को चला झारखंड में, झारखंड के भीतर कहीं उसको उल्टा तो नहीं दांव पर गया। लेकिन जरा इस एक तस्वीर को देख लीजिए कि आदिवासियों की मौजूदगी बहुत बड़ी संख्या में क्या कुछ कहती है। तो आदिवासियों का नाराज होना और फिर आज फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद हेमंत सोरेन का बाहर निकलना और नारे उनके पक्ष में लगना। जब ईडी उनको जेल ले जा रही थी तो वह अकेले थे। आज जब वो विधानसभा से जीत के बाद बाहर निकल रहे थे तो नारे लग रहे थे। सियासी तौर पर जो धारणा आम जनता के भीतर पनपती है और राजनीतिक टकराव के बाद ही निकल करके सामने आती है, जिसका असर चुनाव के भीतर दिखता है। और झारखंड का सच क्या होता है? झारखंड में 27% आदिवासी है, लेकिन अगर एक एक जिले दर जिले आप उसको समझते जाएंगे तो वहां पर खूंटी जैसी जगह में 73% आदिवासी समुदाय के लोग हैं। सिमडेगा में 70% आदिवासी है। लातेहार में 45% है। दुमका के भीतर 43% है। गुमला में 68% आदिवासी है। पश्चिम सिंहभूम में 67% है। और उसके नीचे खासतौर पे संथाल परगना के क्षेत्र में पाकुड़ के भीतर 42% आदिवासी, गोंडा में 22% आदिवासी, जामतारा में 30% है, सरायखाले में 33% और रांची जो राज्य की राजधानी है झारखंड की, वहां पर भी 36% आदिवासी है।
इन पूरे आंकड़े की आवश्यकता इसलिए इसको समझने की है कि अगर आदिवासी सब एकजुट हो, जो हेमंत सोरेन सोच रहा है कि आदिवासी अगर एकजुट होकर के जेएमएम के पक्ष में खड़ा हो गया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े होने वाले आदिवासी नेताओं से वह छिटक गया, अगर यह सोचते हुए कि पूरी बिसात जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से बनाई है उसमें केवल ईडी और सीबीआई नहीं है, बल्कि ध्यान देंगे तो पूरी बिसात के पीछे कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद है उनकी एक पूरी व्यू रचना होती है। और आखिरी समय तक उनका कहना था कि जेएमएम के भीतर एक बहुत बड़ी रेखा बन चुकी है और ये सरकार अब बचेगी नहीं। कुछ ऐसा ही मैसेज दिल्ली दरबार को भी भेजा गया, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो जेएमएम के 27, कांग्रेस के 17, आरजेडी के 1 और सीपीआई एमएल के 1, कुल 46 वोट ये होते हैं, एक मनोनीत होते हैं, तो 47 वोट पड़ गए जेएमएम को। बीजेपी के 25, एजेएसयू के आंसू के 3 और एनसीपी जो अजित पवार के गुट होते हैं उनका 1 वोट पड़ा। सरयू राय निर्दलीय होते हैं, उन्होंने वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है एक निर्दलीय ने वहां पर पहुंचा ही नहीं विधानसभा, तो 3 अब्सेंट हो गए, लेकिन बहुत बड़ी ताकत के साथ वह चुन लिए गए। अब पहला सवाल होता है क्या सब कुछ गलत डेटा दी जा रही थी, लेकिन उसके आगे का सवाल होता है एक और आदिवासियों का जिक्र है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की मानसिकता और सोच का जिक्र लगातार अपने तौर पर यह कहते हुए हेमंत सोरेन आज विधानसभा के भीतर मौजूद रहे कि दरअसल राजभवन तक की भागीदारी इसके भीतर है। लेकिन इन सारे परिस्थितियों को समझने से पहले एक बार समझ लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम को केवल 1 सीट पर जीत मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव के भीतर। अब भारतीय जनता पार्टी तो 12 सीटों पे जीत गई थी, 11 सीटों पे 11 थी, एक आंसू की सीट थी, टोटल 12 होती। ये तमाम जगह से जहां पर उनको जीत मिली थी उन तमाम जगहों के आदिवासियों की मौजूदगी करीब करीब 35 से 75% के बीच होती है। अगर सच में आदिवासी इकट्ठा हो गए, हेमंत सोरेन अगर कर रहे हैं आदिवासी को इकट्ठा, तो ये चाल कितनी बुरी साबित होगी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। इसका एक अंदेशा खुले तौर पर किस रूप में हेमंत सोरेन ने विधानसभा के भीतर देने की प्रयास किया, जरा इन बातों को देखिए। और जब वो सीधे तौर पर वो बोलते हैं कि आरोप साबित कर दीजिए, राजनीति छोड़ दूंगा, राजभवन उसके भीतर शामिल है, आदिवासियों को आंसू बहाने की जरूरत ही नहीं, सहेज करके रखिए, ये आने वाले समय में काम देगा। ये आने वाला समय कौन सा होगा, जरा देखिए इनको। लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहाँ के आदिवासी दलितों की जान बचाई। आज किसी अरेस्ट किया क्या? 8.5 एकड़ जमीन के अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए। 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दूंगा। और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा। इस अंदाज में हेमंत सोरेन बार बार आदिवासियों का जिक्र करते रहे, तो क्या हुआ उस झारखंड की जमीन पर आदिवासियों की राजनीतिक महत्ता को जानते हैं और निशिकांत दुबे क्या भूल कर गए यहाँ पर यह बात समझना पड़ेगा कि झारखंड के भीतर से मौजूदा समय में दिल्ली की सत्ता यानी नरेंद्र मोदी शाह के सबसे करीब अगर कोई है तो निशिकांत दुबे हैं, जो गोड्डा से चुनाव जीते थे। अब गोड्डा के भीतर आदिवासियों की संख्या 21.5% के आसपास है, यानी बाकी वोट भी मायने रखते हैं। हालांकि गोड्डा के भीतर बड़ी संख्या में मुस्लिमों की संख्या होती है, लेकिन पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जब एक एक सीट का सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो चला है, तो वहां पर जो है कोई भी इस बात को तो जानना चाहेगा ही और पूछेगा भी क्या ऐसी राजनीति चाल जो है उल्टी तो नहीं पड़ गई। क्योंकि जब इसके ऊपर जब
बाकी जा रहे जो तथ्य निकालने या पड़ताल करने के बाद नजर आता है कि खास तौर पर 3 जो सीट होती है, जो लोहरदगा की होती है, खूंटी की सीट होती है और दुमका की सीट होती है, तीनों भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। लेकिन तीनों में अंतर इतना ज्यादा नहीं होता है कि वह दोहरा पाए जीत के साथ। तो क्या सीटें कम हो जाएगी झारखंड की? और यही रिफ्लेक्शन जो है अब बिल्कुल नए अंदाज में बिहार के भीतर कहीं नजर तो नहीं आने लगा है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। पहली चाल तो बिहार में चली गई, जहां पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाकर के खड़े हो गए। अब सवाल होता है कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट बिहार के भीतर होना है, यानी पटना में, पटना के विधानसभा में होना है, बिहार की विधानसभा पटना में होना है। और 2 दिन बाद 7 तारीख को दिल्ली में नीतीश कुमार पहुंचे। दिल्ली में 7-8 को वही रहेंगे, फिक्स होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका मुलाकात होना है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बिहार को लेकर के दिल्ली के भीतर कितनी बड़ी बेचैनी है, इस पूरे बेचैनी की बात करने से पहले इसका दूसरा पहलू राजनीतिक तौर पर बिहार के उस राजनीतिक पृष्ठभूमि में जरा देख लीजिए, जब वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ खड़ी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, यानी ये कहे मांझी साहब जब ये बोलते हैं कि जो मंत्रालय आपने मुझे दिया है वही मेरे बेटों को दे दिया, अनुसूचित जाति और जनजाति वाले मंत्रालय, तो आपके पास कोई बेहतर मंत्रालय नहीं है। ये पहला नाराजगी होता है। दूसरा उनका बात निकल करके आता है, जिस प्रकार से हमें मुख्यमंत्री बना रहे थे विपक्ष के नेता, ऐसे में एक मंत्रालय से काम नहीं चलेगा, 2 मंत्रालय तो चाहिए ही। तो क्या उनका इस तरह से रूठना फ्लोर टेस्ट के दिन कोई नया खेल कर सकता है बिहार में? और इसी दौर में चिराग पासवान का कहना कि वह नीतीश की नीतियों के साथ खड़े नहीं हो सकते, उससे बेहतर तो मांझी है जिनके साथ वह खड़े हो सकते हैं, और उनके पक्ष में वो लगातार ये बात बोल भी रहे हैं। और इस पूरे राजनीतिक धड़कनों के बीच क्या दिल्ली दरबार को यह बात समझ में आने लगा है? ये एक ऐसी राजनीतिक गेम को अंजाम उसने बिहार की राजनीति के भीतर दे दिया, जो राजनीतिक तौर पर आने वाले समय में उनको जिता पाएगा या फिर नहीं जिता पाएगा। ये सारे सवाल उनके लिए कहीं बड़ा तो नहीं हो गया, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू अगर उसके विधायकों के भीतर की जो अगर धड़कने को समझे, तो करीब करीब दर्जन भर तो ऐसे विधायक होते हैं जो पिछली बार चुनाव जीतकर जब वो आए थे राजभवन, तो उनका जो अंतर होता है जीतने का वो करीब 5000 से कम का होता है। 2-4 ऐसे भी विधायक होते हैं जो 5000 से ज्यादा जीत गए थे, लेकिन 10,000 के मार्जिन को भी वो पार नहीं कर पाते हैं। लेकिन 5000 वोटों से कम के मार्जिन के साथ वो सुपौल की सुरक्षित सीट हो, अररिया की सीट सुरक्षित सीट हो। सुपौल की सुरक्षित सीट त्रिवेणीगंज होती है, जहां से जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जीती थी केवल 3031 वोट से। अररिया की रानीगंज सीट होती है जो सुरक्षित सीट होती है, वहां से जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नेता जीते थे 2304 वोटों से। दरभंगा से बेनीपुर सीट और बहादुरपुर सीट में जीत गए थे 2629 वोट से। करीब 6000 बेनीपुर से जीत गए थे, लेकिन मुजफ्फरपुर की जो सकरा सीट पर होती है, जो सुरक्षित सीट होती है, वहां पर से केवल 1500 मतों से जनता दल यूनाइटेड के नेता जीते थे। और वहीं गोपालगंज के हुर सीट जो कि सुरक्षित सीट मानी जाती है, वहां से केवल 462 वोटों से जनता दल यूनाइटेड के नेता जीत गए थे। अब परवट्टा जो खगड़िया में पड़ता है, वहां केवल 951 वोट से जीते थे। शेखपुरा का बरबीघा केवल 113 वोट से जेडीयू के नेता जीते थे, और नालंदा का हिलसा केवल 12 वोटों से जनता दल यूनाइटेड के नेता एमएलए बन गए थे, जीत गए थे। अब राजनीतिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड के भीतर का ये पूरा संकट होता है, अगर एक ही झटके में मांझी अगर निकल जाते हैं, हालांकि उनके पास केवल 4 एमएलए हैं, 4 विधायक, और आंकड़ों के हिसाब से जनता दल यूनाइटेड न टूटे, भारतीय जनता पार्टी अखंड खड़ी हुई है, और दोनों के वोट मिलकर के 143 के आंकड़ों को छू देता, तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन सवाल तो ये उठता है बिहार की कि अब की राजनीति में ये ऐसा हो चला है कि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, 127, तो 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। नीतीश कुमार इससे पहले चाहते हैं कि अभी भी वो इस बात को चाहते हैं कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा की चुनाव बिहार की हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है इसका झटका लोकसभा चुनाव के भीतर लग जाएगा, क्योंकि तुरंत में वो आरजेडी से अभी निकल करके ही आए हैं, और जो कहते हैं ना खिस्सा सियासी तौर पर बिहार की गलियों में अभी दौड़ने लगा है, वो नीतीश कुमार के नाम से जुड़ गया। अब
तो ये राजनीतिक घाटा उठाने की परिस्थिति में कोई भी नहीं है। तो क्या यह नीतीश कुमार के मुश्किल हालात है और इस मुश्किल हालात के भीतर भारतीय जनता पार्टी को चुनना है और इसी चुनने के भीतर में क्या फ्लोर टेस्ट मायने रखता है और इस पूरे फ्लोर टेस्ट के लो करके क्या जनता दल यूनाइटेड के वह सारे नेता जो मान रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति है और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथी तो थे, तब इतने कम वोट से जब जीत करके आए तो उसमें केसरिया, सुशांत, त्रिवेणीगंज, रानीगंज, बेनीपुर, बहादुरपुर, सकरा, भोर, सरायरंजन, बेलदौर, बरबट्टा, अमरकूट, बेलहर, तारापुर, बरबीघा, हिलसा, ये सारी सीटें तो बताती है कि मुश्किल हालात यहाँ पर आएगी। तो फिर क्या यहाँ से चुने हुए विधायकों के बीच कुछ सवाल होंगे, जो सारे सवाल कोई अलग अलग रंग दिखा सकता है फ्लोर टेस्ट के समय में, क्योंकि वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की भी 10 सीटें ऐसी होती है जहां पर जो केवल 5000 से कम वोटों से चुनाव बीजेपी के नेता जीते और उसका एमएलए बन गए बिहार। तो उसमें मुंगेर की बछवाड़ा सीट होती है, वहां से मुंगेर के भीतर 1244 सीट वोटों से, बछवाड़ा जो होती है जो बेगूसराय जिले में आती है, वहां केवल 484 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के नेता जीते थे। सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो क्या सियासी तौर पर अपने हाथ में सत्ता रहे चुनाव के समय में ये पहली जरूरत है? अगर ऐसी जरूरत है तो इसका दूसरा हिस्से का एक घुसपुसाहट भी राजनीतिक गलियारों के भीतर, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर, उन नेताओं के भीतर घूमने लगी है और वो सवाल भी करने लगे हैं। जब एक लंबी राजनीति उन्होंने नीतीश कुमार के हर बार अलटने पलटने को लेकर के कर दी है, तो अब ऐसे में सवाल होता है कि जनता उनके साथ खड़ी होगी या नीतीश कुमार के साथ खड़े होने से कहीं उनके खिलाफ तो नहीं चली जाएगी। और इस पूरे प्रकरण में अगर जीतन राम मांझी हम पार्टी अगर पाला पलट देते हैं तो इसका सीधा सा असर मनोवैज्ञानिक असर जो दलित वोट बैंक पे पड़ जाएगा, अति पिछड़ों पर पड़ जाएगा। और पिछड़ों की राजनीति को भी साधने के लिए जब कांग्रेस भी खुले तौर पर उतारू है, तो क्या राजनीतिक संकट फ्लोर टेस्ट के दिन कोई नई चीजों को सामने लेकर के आ जाएगा? ये सारी बात इसलिए भी इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है सत्ता की कमान उसके हाथ में रहे। और यहां पर एक सवाल जो है नेताओं के भीतर से भी जो निकलता है, नाम कहना ठीक नहीं हो सकता, लेकिन यह भी वो अब सोचने लगे और ये बात कहने से हिचकते नहीं है कि जब अब वो कहते हैं ना कि वो आराम से जो वो बात करके बताते हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट में फेल भी हो गए तो भी तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही लगाम रहेगी, क्योंकि तब तो राष्ट्रपति शासन लागू लगाना पड़ सकता है। ये तो दिल्ली को तय करना है कि वहां पे चुनाव कब हो, और इतने फटाफट अंदाज में चुनाव आयोग को समझा सकते हैं कि आप लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव मत करिए, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के पाले में होगा कि वो किस मौके के ऊपर बिहार के भीतर चुनाव कराए। तो क्या फ्लोर टेस्ट बिहार में उसका झटका नीतीश कुमार को लग सकता है? बिहार में क्या फ्लोर टेस्ट को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के भीतर दरारें पड़ने लगी है? और इन सबों के बीच जब खुले तौर पर जीतन राम मांझी हम पार्टी केवल एक मंत्री पद पाने के लिए खुले तौर पर यह बात कहने लगे और जिक्र करते हैं कि देख लीजिए हमें मुख्यमंत्री वो बनाना चाहते थे विपक्ष के नेता, अगर आप यहाँ 2 मंत्री पद भी नहीं देंगे, बेटे को बना दिया। अब एक दूसरे एमएलए और हैं अनिल कुमार जो हम पार्टी के, उनको भी मंत्री बनाइए और मंत्रालयों को बदल दीजिए, हमें महत्वपूर्ण मंत्रालय दीजिए जिसका कुछ लाभ हो, लगे कि हाँ हमारे पास कुछ है। और इन सबों के बीच कांग्रेस ऑफर देने लगे कि आपके लिए तो ऑफर अभी भी खुला हुआ है, आप आ जाइए, बन जाइए मुख्यमंत्री। अब दरअसल ये पूरी राजनीतिक शिफ्ट जो होता है ये वहां के राज्य के चुनाव से ज्यादा 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में आगे जा रहा है। और यही सबसे बड़ी मुश्किल हालात इस समय बिहार की राजनीति में ठीक उसी प्रकार से है जैसे फ्लोर टेस्ट जो झारखंड के भीतर हुआ उससे पहले वहां की जो परिस्थितियां थी। जी हां, तो क्या यह बात माना जा सकता है इस दौर में कि उल्टी दाव झारखंड में पड़ चुकी है और सियासी तौर पर अपने साख को हेमंत सोरेन ने दोबारा खड़ा कर लिया, आदिवासियों को साथ जोड़ लिया। और आदिवासी अगर एकजुट हो गया और वह इस बात को मान ले, जिस तरह से हिंदूवादी पार्टी खुद को भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो आदिवासियों की पार्टी सिर्फ जेएमएम है, कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में कोई नेता अगर दूसरा है तो आदिवासियों के पक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टी संभालने वाले नेता तो आदिवासी को गद्दी से हटा देते हैं। अगर ये संदेश नीचे
तक धरातल तक पहुंच जाएगा तो इसका दूसरा रूप दलितों को लेकर के बिहार में आएगा, अति पिछड़ों को लेकर के बिहार में आएगा, जो नए राजनीतिक प्रयोग नीतीश कुमार ने अपने शासन काल में किया है, जहां पर अति दलितों को भी साथ कैसे जोड़ा जाए, इस पूरे समीकरण को बैठाया जो नीतीश कुमार, क्या उसमें भी सिंधमारी हो सकती है? सियासी तौर की ये सारी परिस्थितियां कई सारे सवालों को खड़ा कर देती है, कई सवालों को जन्म देती है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जो दिल्ली के सामने मौजूदा समय में घुमर रहा है, वह झारखंड से ही शुरुआत होती है और वो बिहार पर जाकर के ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अपने लिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपनी छवि जो खड़ी की है, उस पूरे छवि को वह तोड़ने को कभी तैयार नहीं है। और जब छवि को नहीं तोड़ने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के भीतर के कद्दावर नेताओं को भी हाशिए पे ढकेलने से दिल्ली घबराती नहीं है, तो फिर वह राजनीतिक दल क्या मायने रखेंगे? जहां पर ये सारे सवाल होगा कि उस छवि के ऊपर चोट पहुंच रही है, जिस छवि के आश्रय वोटों को समेटना है, सहेजना है, उसी छवि पर आज उस सहयोगी के जरिए लग रहे जो वोटों को छितरा देगा। क्योंकि जीतन राम मांझी, चाहे कुशवाहा हो या चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार को लेकर के इनके भीतर कोई सहमति भरी वाली बात होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के इन तीनों के भीतर एक सहमति होती है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के नहीं होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सहमति अगर नीतीश कुमार के साथ है, ये जो त्रिकोण बनती है राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा घाटा किसी को अगर पहुंचाएगा तो वह जेडीयू के बाद भारतीय जनता पार्टी को ही पहुंचाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस दौर में कोई प्रयोग करने को तैयार ही नहीं है। तो क्या 7 और क्या 8 को जब दिल्ली में नीतीश कुमार रहेंगे, उस दौर में मंत्रालयों को बांटने का चक्कर होता है, या फिर फ्लोर टेस्ट के ऊपर मंजूरी की चाहत है? और ऐसी धड़कनें अगर दिल्ली दरबार की बढ़ चुकी है तो फिर फ्लोर टेस्ट अगर बिहार में फेल हो गया तो भी लाभ, तो फिर दिल्ली क्या करेगी? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर फ्लोर टेस्ट में पास होने के बाद सियासी तौर पर वोट एकजुट ना हो पाए तो दिल्ली दरबार क्या करेगी, यह भी आप सोचने की बात है। इसीलिए पहली बार जो है लोकसभा 2024 के चुनाव के ऐन पहले दिल्ली जो हुनरमंद अपने आप में रही है, हर धड़कन को समझकर हर चाल को चलने को लेकर के अब ये सवाल पड़ा है कि अगर झारखंड के भीतर आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? अब नीतीश के पक्ष में अगर दलित और पिछड़े खड़े नहीं हुए तो क्या होगा? और ये सारी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी को डरा रही है। जी हां, बाकी तो राजनीतिक तौर पर कई सारे नेताओं के मुश्किल इस दौर में खड़ी झारखंड से लेकर बिहार की राजनीति तक हो चली, लेकिन पटना से दिल्ली तक धड़कनें इसीलिए हर किसी की बढ़ चुकी है। देखिए, देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।